हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट, इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज। तो यहाँ पे देखते हैं आज का कंटेंट क्या क्या है। आज हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इन्वायरमेंट का उसको देखेंगे। फिर हिस्ट्री, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ह्यूमंस ने क्या क्या अप्रोचेस लिए हैं, जैसे कि अर्थ समिट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब देखेंगे। फिर है इन्वायरमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, किस चीज़ से बना है, कौन से साइंटिस्ट ने इसको टर्मिनोलॉजी दिया है। फिर मॉडर्न टाइम्स में जो इश्यूज है, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कैसे काम करता है। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस गैसेस, तो उसको देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज क्यों हो रहे हैं और क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। उसके बाद देखेंगे ओजोन डिप्लीशन, फिर देखेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एसिड रेन क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं। फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया और गवर्नमेंट ने क्या क्या अप्रोचेस लिए हैं डील करने के लिए। फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे टॉपिक को। तो एक एक टॉपिक हम लोग डील करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन देखते हैं यहाँ पे। द टर्म इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग अस, हमारे आसपास के जो भी चीजें हैं वो सारे के सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेयर, एयर से रिलेटेड है एटमॉस्फेयर, फिर वाटर से रिलेटेड है हाइड्रोस्फीयर, फिर सॉइल से रिलेटेड है लिथोस्फीयर। सॉइल सिर्फ सॉइल नहीं, यहाँ पे जो रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, वो भी लिथोस्फीयर में आ जाते हैं। और उसके बाद है बायोस्फीयर, जो है लिविंग एंटिटीज। एक्चुअली हम लोग बोले तो अर्थ में टोटल 4 चीजों से मिलकर बना है, वो है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। जो लिविंग एंटिटीज है वो बायोस्फीयर, ये 4 चीजों से मिलकर बना है। ओवरऑल हम उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल सोशल, इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स कंस्टिट्यूटिंग द सराउंडिंग ऑफ ह्यूमंस। इसको हम लोग इन्वायरमेंट का डेफिनेशन बोल सकते हैं। अब देखते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड ह्यूमंस ने क्या क्या एक्टिविटीज किए हैं, क्या क्या डिस्कवरीज, क्या क्या उन्होंने खोजे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ईयर यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे जो भी माइलस्टोन है उस ईयर में क्या काम किया किस साइंटिस्ट ने, ये यहाँ पे दिया है। जैसे कि 1590 ये जो ईयर है, इसमें जेनसन डेवलप फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप खोजा जाना वो भी 16वीं शताब्दी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही हम जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है उसकी स्टडी कर सकते हैं और इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टडी किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 1921 में बर्जिस मैनुअल, बर्जी नाम के एक साइंटिस्ट है जिसने एक मैनुअल दिया जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। फिर है 1952, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1952 ओपरेट हेल्डेन व्यू ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो स्टडी हुआ ओरिजिन ऑफ लाइफ का, तो फर्स्ट 1952 में हुआ। कौन से साइंटिस्ट ने किया? ओपरेट एंड हेल्डेन। ये क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी में पूरी तरह से मेंशन है, फ्यूचर में कभी मैं डील करूंगा। अब देखिए यहाँ पे एक डिसीज है, मिनीमाता डिसीज, ये इस समय आया, जो नजर में आया कि मिनीमाता डिसीज क्या होता है, किसके कारण होता है। तो एक्चुअली ये मरकरी के कारण होता है, जापानीज नाम है, मिनीमाता एक्चुअली जापानीज नाम है। 1960 में क्या हुआ है? कार्लसन साइलेंट स्प्रिंग, ये एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फिर 1972 यहां पे देखिए 1972 में जो यूएन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, उसको बोलते हैं यूएनईपी। यूएनईपी वो कब बना? 1972, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1972 में कंस्टिट्यूट हुआ है। फिर देखिए ये अर्थ समिट जो मैं बात कर रहा था, 1992 में अर्थ समिट हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, ये अर्थ समिट उसी की बात कर रहे हैं 1992। ये पूछा जाता है कौन से ईयर में अर्थ समिट हुआ है।
फिर बर्लिन मैंडेट एडॉप्टेड ऑन क्लाइमेट चेंज। एक्चुअली में 1990 के बाद से ही हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज और उसके बारे में डील करना शुरू किया। तो बर्लिन नाम के साइंटिस्ट ने ये क्लाइमेट चेंज सबसे पहले बताया। फिर 1997 में वो है प्रोटोकॉल, कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल, ये जापान में है क्योटो प्रोटोकॉल। और भी है, अब देखिए ये 2005 में इंप्लीमेंट हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल। ये सब ईयर है, आप लोग देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं इन्वायरमेंटल का, जो इन्वायरमेंट है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक्चुअली जो इन्वायरमेंट टर्म है, शब्द है जो इन्वायरमेंट, वो सबसे पहले थॉमस कार्लाइल ने कब बताया, 1828 में सबसे पहले बताया। कौन सा साइंटिस्ट ने, थॉमस कार्लाइल। कई बार पीएससी में क्वेश्चन पूछ देता है कि किस साइंटिस्ट ने इन्वायरमेंट टर्म कॉइन किया है, तो थॉमस कार्लाइल। ठीक है, अब देखिए इन्वायरमेंट किस चीज से कंस्टिट्यूट होता है। बेसिकली जो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट है। देखो इन्वायरमेंट जो है वो इंक्लूड करते हैं एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। तो यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर में क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग चीजें हैं, नॉन लिविंग चीजें वो एबायोटिक फैक्टर में आते हैं, जैसे कि लाइट, एयर, सॉइल, वाटर। यहाँ पे देखिए लाइट, एयर, सॉइल, वाटर, ये चारों जो हैं एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। और बायोटिक फैक्टर्स में क्या आएंगे, यहाँ पे फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा में आएंगे आपके जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरा। फौना का मतलब है जितने भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट से लेके जितने एनिमल्स हैं वो सबको फौना बोलते हैं। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ठीक है, ये एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर ये इन्वायरमेंट में आते हैं। अब देखिए इन्वायरमेंटल जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे काम की चीजें हैं, जैसे कि मिनरल्स, मैंने बताया था मिनरल्स, वाटर, एयर, इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। विदाउट दिस वी कैन नॉट लिव ऑन दिस प्लैनेट। सो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी सिविलाइजेशंस हुए हैं इन्हीं के कारण हुए हैं। ठीक है, अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेस वो इन्वायरमेंट के ही फैक्टर है। नेचुरल रिसोर्सेज एक्चुअली होते क्या है, दो टाइप के हैं, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। फिर है दूसरा एग्जॉस्टिबल, ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके अवेलेबिलिटी के कारण, क्योंकि जो ज्यादा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा, कभी खत्म नहीं होगा, वो इनएग्जॉस्टिबल में आएगी। एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म हो सकते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी उनका कम है। अब देखिए यहाँ पे जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं उनको फिर दो पार्ट में बांटा गया है, आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो यहाँ पे रिन्यूएबल का डेफिनेशन ऐसा है कि इन्वायरमेंट में अवेलेबल एनर्जी सोर्सेज जिनको हम कितना भी यूज करें वो लाइफ लॉन्ग खत्म होने वाले नहीं है, वो रिन्यूएबल में आते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेज जिनको आपने एक बार खत्म कर दिया तो बाद में नहीं मिलने वाले हैं, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, जो कोयला है और पेट्रोल है, ये सब चीजें जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी में आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस में आप बात करें तो क्या आ जाएंगे, जैसे कि आपका सोलर एनर्जी है, विंड का है, टाइडल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, ये सब रिन्यूएबल में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज मॉडर्न टाइम्स में हमने इतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट किया है कि अब ये हमारे में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज में हम लोग एक एक करके क्या क्या इश्यूज अवेलेबल है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो इशू रहेगा आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है एक्चुअली, हमारे अभी के समय में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उनसे जो गैसेस रिलीज हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, वो गैसेस एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब बहुत ही ऐसे गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या चीज। ठीक है, तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ फोरियर इन 1824। ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे पहले जोसेफ फोरियर ने 1824 में बताया। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोसेस बाय व्हिच थर्मल रेडिएशन फ्रॉम अ प्लैनेटरी सरफेस इज एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस एंड इट इज री-रेडिएटेड इन ऑल डायरेक्शंस। इसको ध्यान से समझते हैं। जब सूर्य से जो किरणें आती हैं अर्थ के सरफेस में, तो वहाँ अर्थ के सरफेस में अर्थ जो है एक्चुअली सराउंड हुआ है एटमॉस्फेयर से, तो वो जब अर्थ सन से जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो आते हैं उस टाइम पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के रहते हैं। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब उनका वेवलेंथ कम रहता है, तो वो एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाता है। लेकिन जब वो अर्थ के सरफेस से टकराता है और अपना एनर्जी सरफेस में दे देता है, तो अब क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाता है, तो वो वापस जब वो रीबैक होता है तो वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा सकता। समझ में आया क्यों बाहर नहीं जा सकता? क्योंकि उसका वेवलेंथ अब बढ़ चुका है। तो वो एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस अवेलेबल है वो उस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और अर्थ को एक टाइप से गर्म रखते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैसेस को पूरी तरह से निकाल लिया जाए अर्थ से, तो अर्थ का जो सरफेस हो जाएगा -16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा अगर सारे ग्रीन हाउस गैसेस को निकाल ले तो ग्रीन हाउस गैसेस इंपॉर्टेंट है अर्थ के लाइफ के ओरिजिनेशन में। लेकिन अगर हम एक्टिविटीज से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे, तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी बढ़ते जाएगा, और वही एवरेज टेम्परेचर बढ़ने को ही हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग है क्या जी, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसकी क्वांटिटी अब ज़्यादा हो चुकी है, तो ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे अर्थ का जो सरफेस है उसमें जो टेम्परेचर है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ते जा रहा है, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है, आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है मीथेन, फिर HFCS उसको बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, PFCS पर फ्लोरोकार्बन्स, CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। लेकिन मोस्ट अबंडेंट अर्थ में जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये क्वांटिटी इनका कम है, लेकिन इनका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा है। तो ये सब गैसेस जो है आजकल ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एटमॉस्फेयर में रिलीज किए जा रहे हैं, और इसी के कारण ही हमारा जो एवरेज अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एक्चुअली में जो वेदर होता है डेली फिनोमेना, जो रोज का अप डाउन हो रहा है वो वेदर है। लेकिन वही किसी 20 साल 30 साल पर्टिकुलर जगह में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसको बोलते हैं क्लाइमेट। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। वेदर जो है डेली फिनोमेना है, रोज का जो अप डाउन होता है, दैनिक जो चेंजेस हो रहा है वो वेदर है। क्लाइमेट जो होता है 20 से 30 साल का जो एवरेज निकाला जाता है वो आपका क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट चेंज इन्हीं के कारण हो रहा है। अब देखिए, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं,
तो यहाँ पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे अर्थ में? तो सबसे पहले देखो, ये जो गैसेस है अगर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, मैंने पहले बताया है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। वाटर इम्बैलेंस, एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा जो नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो बर्फ जमे हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, वहाँ से वाटर इम्बैलेंस होगा, ठीक है। फिर इससे क्रॉप यील्ड में भी इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इकोसिस्टम में और ह्यूमन हेल्थ में, ये सारी चीज़ों में इफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस के अगर क्वांटिटी में इंक्रीज होता है तो। अब अनदर इशू है ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन जो है, सबसे पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट लोगों का एक ग्रुप 1986 में जो साउथ पोल है, ठीक है, साउथ पोल अंटार्कटिक का जो रीजन है, अंटार्कटिक का जो रीजन है, 1986 में सबसे पहले ब्रिटिश ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको ढूंढा था। और उसके बाद उन्होंने पूरे दुनिया को आगाह किया कि ओजोन का जो लेयर है अर्थ के सरफेस में, ठीक है, वो है कौन से लेयर में प्रेजेंट रहता है? स्ट्रेटोस्फीयर। एक्चुअली अर्थ के एटमॉस्फेयर में 4 मेजर लेयर हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो ये जो है सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट रहता है। अर्थ के ऊपर हम लोग जाते जाए तो 20 किलोमीटर अगर अर्थ के ऊपर गए, उस जगह पे ये ओजोन का जो लेयर है वो प्रेजेंट रहता है। अब देखिए ओजोन साइकिल, ओजोन जो है एक्चुअली में वो ऑक्सीजन का ही जोन है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको जोन बोलते हैं, उसको ओवरऑल नाम दिया गया है ओजोन। तो यहाँ पे ओजोन, तो यहाँ पे जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं CFC, उसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल रहता है। क्लोरीन मॉलिक्यूल ही ओजोन को, जो O3 है, यहाँ पे 3 एटम है ऑक्सीजन के, उसको ब्रेक डाउन कर देता है O2 प्लस O में, ठीक है। तो ये यहाँ पे साइकिल दिया हुआ है, ठीक है, कैसे क्लोरीन जो है ब्रेक डाउन करता है O3 से O2 में। तो ओजोन का जो लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट होता जाएगा। डिप्लीट का मतलब जैसे मोटा है, उस मोटाई को हम लोग बोलते हैं डॉप्सन। ओजोन का जो मोटाई है उसको बोलते हैं डॉप्शन, तो पतला होते जा रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग ओजोन डिप्लीशन। ये किसके कारण हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण ही ये ओजोन डिप्लीट होते जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ओजोन डिप्लीशंस में होने के कारण बायोलॉजी में क्या इफेक्ट आएंगे, ह्यूमंस में क्या इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए ह्यूमंस के हेल्थ में क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, इफेक्ट ऑन एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि एक्चुअली ह्यूमन हेल्थ को कैसे इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए व्हाई ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो जो है एक ऐसा लेयर पूरे अर्थ को सराउंड किया हुआ है जिसके कारण जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जो सन से आ रही हैं, सूर्य से, उसको वो रोक के रखता है ताकि वो अर्थ के सरफेस में ना आ पाए, ठीक है। अब ओजोन का जो लेयर है वो डिप्लीट हो रहा है तो वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या करेंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे, अर्थ के सरफेस में आ जाएंगे और हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। तो वो क्या इफेक्ट करेगा हमारे हेल्थ में, ठीक है। तो उसको देखते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का इफेक्ट क्या होगा स्किन में, हमारे स्किन में, क्योंकि हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कारण होते हैं क्या, कैंसर, ठीक है। आजकल आपको बहुत सारे ऐसे क्रीम मिलेंगे जहाँ पे लिखा रहता है UV प्रोटेक्टेड, ठीक है। उस क्रीम को आप लगाएंगे अपने बॉडी में या चेहरे में तो आपके चेहरे में वो UV रेडिएशंस रीबैक कर जाएंगे, ठीक है, आपके स्किन जो है एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ऐसे क्रीम भी अवेलेबल है। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये हमारे स्किन में आके एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे स्किन में जो सेल्स है, सेल्स के अंदर जो DNA है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं DNA, ठीक है,
तो डीएनए में ये क्या है, पेनिट्रेट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और यहाँ पे पेनिट्रेट करने के बाद डीएनए को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इस ब्रेक डाउन के कारण ये कैंसरस का रूप बन जाता है बाद में, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा हजार्डस है, ठीक है, क्योंकि कैंसर होना मतलब मिनिमम 5 इयर्स का ही लाइफ स्पैन हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका है ओजोन लेयर, कितना प्रोटेक्शन आपको दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा इश्यूज, अभी के टाइम में जो इश्यूज नेक्स्ट है वो है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद बहुत ज़्यादा गैसेस इमिशन हो रहे हैं इंडस्ट्री से, उसमें रहता है मोस्टली आपका नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और ये जो गैसेस हैं जब इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में मिलने के बाद यहाँ देखिए इंडस्ट्रीज से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब रिलीज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। और जब एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग होता है, बिजली जब चमकते हैं, तो ये जो दोनों गैसेस हैं दोनों मिल जाते हैं और मिल के बना देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। और वो जो है फिर वाटर में मिल के नीचे गिरते हैं एज ए रेन, उसको बोलते हैं एसिड रेन। और इसी एसिड रेन के कारण ही जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स, ताजमहल जो है उसमें थोड़ा सा येलोइश हो चुका है, ये किसके कारण हो रहा है, एसिड रेन के कारण। और एसिड रेन के कारण ही जो फसल है उसमें भी नुकसान होता है, ह्यूमंस में भी स्किन में इसका नुकसान होता है। तो एसिड रेन आज के टाइम में बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से गैसेस इन्वॉल्व रहते हैं एसिड रेन में, मैंने बताया था सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये दोनों गैसेस इंडस्ट्रीज से रिलीज होते हैं। और दोनों के दोनों गैसेस जब लाइटनिंग होता है, बिजली चमकते हैं, दोनों गैसेस मिल जाते हैं और बनाते हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और वो फिर पानी के साथ बारिश में आते हैं नीचे, उसको बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। देखिए एसिड रेन के कारण क्या होता है, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा जंगल जो है तबाह हो चुका है एसिड रेन के कारण। जो वाइट कलर के मार्बल्स के जो मॉन्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है, आइडल्स रहते हैं, मूर्तियाँ, वो खराब होती हैं, ठीक है। ह्यूमंस के आईज में देखिए इफेक्ट कैसा हो रहा है। अब देखिए इन्वायरमेंट इश्यूज इन इंडिया, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्लानिंग किया हुआ है उसको डील करने के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाया है 1986 में। आपको याद होगा कि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुआ था और तकरीबन 25 से 50 हज़ार तक का डेथ हुआ था एक रात में। उसी के बाद से ही 1986 में गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया है, जिसमें, ठीक है, 26 सेक्शन है, 4 चैप्टर्स हैं। प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपके राइट टू एजुकेशन में टोटल 7 चैप्टर्स और 39 सेक्शंस को पूरा डील किया है। आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए। बाद में मैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का भी पूरा सेक्शंस 26 सेक्शंस है, एक एक करके डील करते जाऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है आजकल के जो कंपटीशन में, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया यहाँ पे जो 1947 से 1995 तक, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन इंडिया का जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं या उनके जो डेफिनेशंस हैं थोड़े से अलग है, क्योंकि उस समय अवेयरनेस नहीं था। अब क्या है, 1995 से अवेयरनेस आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 1995 से 2020 तक, ठीक है, इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, जिससे कि जो हार्मफुल गैसेस हैं वो रिलीज कम हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं
सोलर पैनल का, जो सोलर रेडिएशन से जो एनर्जी निकालना सबसे ज़्यादा इंडिया यूज़ कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो हम लोगों एक लीडरशिप एक्टिविटीज़ जो है पूरे वर्ल्ड में शो किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के यूज़ के लिए। अब देखिए पॉल्यूशन भी बहुत ही मेजर इशू है, ठीक है। बहुत सारे पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लेकिन एयर पॉल्यूशन को अलग से उसको डील करना पड़ेगा क्योंकि वो बड़ा लंबा टॉपिक है। तो यहाँ पे छोटा सा मैंने नॉइस पॉल्यूशन बताया है। और नॉइस पॉल्यूशन किसको बोलते हैं? अगर कोई आवाज़ कोई बात कर रहा है, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो एक्चुअली मेरा कितना उसका क्वांटिटी है, तो उसको मेज़र करने के लिए हम लोग बोलते हैं डेसिबल में। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 5 से 10 डेसिबल का ही आवाज़ निकल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वही बोले कोई ट्रक का आवाज़ है तो 30 से 40 डेसिबल हो जाता है, ट्रेन का आवाज़ है 50 है, ठीक है। उसके बाद और उसके डेसिबल बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, अगर वो डेसिबल 65 डेसिबल से ऊपर हो चुका है उसको बोलते हैं नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। अब लैंड पॉल्यूशन में एक्चुअली ये सॉइल पॉल्यूशन लैंड पॉल्यूशन एक ही है। अब यहाँ पे देखिए सॉइल पॉल्यूशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, क्योंकि मार्च 2009 में एक यूरेनियम पॉइजनिंग पाया गया था, ठीक है। कहाँ पे पाया गया था ये? फरीदकोट एंड भटिंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। क्योंकि ये नीचे दबे हुए रहते हैं यूरेनियम, बाद में जब माइनिंग किया जाता है तो वो ऊपर आना शुरू होते हैं और वो आस पास के एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, ये पॉइजनिंग या लैंड पॉल्यूशन दर्शाना शुरू करता है और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, आपको मालूम है। क्योंकि ये जो रेडिएशंस हैं, जैसे कि बताया था वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उससे कैंसर होता है, तो ये यूरेनियम से भी कैंसर होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव वेव्स जो है बहुत ही हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि डीएनए के लेवल में जाके म्यूटेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं और आपको बीमार बना देंगे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम लोग कंक्लूड करते हैं। और इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? सॉल्यूशन एक ही है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के अपना डेवलपमेंट करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जुडिशियस यूज ऑफ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट दिस रिसोर्सेज कैन बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। मतलब सोच समझ के जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ किया जाए, ताकि वो जो रिसोर्सेज हैं वो आने वाले जनरेशन्स हैं उनके लिए भी बचा रहे। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरह से प्लान करके अगर हम लोग डेवलपमेंट करें तभी हम अपने जो SDP, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मूल्यवान समय देने के लिए।